है ना? ये चल रहा था। यस नेटवर्क सर। डिवाइसेस में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? रिपीटर। एक्सेस पॉइंट, रिपीटर, आई थिंक ये पढ़ लिया था। ये पढ़ाना था आपको, है ना? तो गेटवे, वैसे जनरल डेफिनेशन पता है गेटवे की क्या होती है? गेटवे का मतलब क्या होता है? इसको हम काइंड ऑफ कह सकते हैं कि डिफॉल्ट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट होता है। ठीक है? नेटवर्क में बाहर जाने के लिए, नेटवर्क में एंट्री लेने के लिए एक डिफॉल्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ही हम गेटवे बना देते हैं। ठीक है? या फिर उसी को गेटवे कहा जाता है। गेटवे कई तरह के होते हैं। पहले डेडिकेटेड गेटवे अलग से आया करते थे जिनका अलग रोल होता था। ठीक है? अब वो राउटर में ही कंबाइन होने के आते हैं। आपको राउटर के साथ ही मिलते हैं राउटर, ये फीचर आपको देखने को मिलता ही है। हाँ, एक अलग तरह का गेटवे आता है जो किस लाइन में यूज होता है, जो यूज होता है आपका डीएसएल में। डीएसएल लाइन जानते हैं कौन सी होती है? डायलर सब्सक्राइबर लाइन, जो आपकी वीओआईपी सर्विस और कॉलिंग सर्विसेज के लिए यूज होती है। ठीक है? तो वीओआईपी सर्विस के लिए आज भी स्टिल आपको डीएसएल लाइन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं कि मल्टीपल सिम्स अगर आप यूज कर रहे हो, मल्टीपल सिम्स का मतलब बहुत ज्यादा सिम नहीं, 4 या 5 सिम, लेकिन वो कस्टमर सेंटर उस 4-5 सिम या 4-5 नंबर पे आप समझ लो कि 500 यूजर्स के साथ ऑपरेट कर रहा है। ठीक है? 500 कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स हैं जो काम कर रहे हैं, नंबर 5 ही हैं। तो काम कैसे करेगा कि वो डीएसएल लाइन से एक सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है? ये जो सर्वर आपको दिख रहा है, या गेटवे से सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। इस पे जब भी कॉल आएगी तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर पे। सर्वर से सारे कौन से कनेक्टेड होते हैं? यूजर, वाया स्विच यूजर कनेक्टेड होंगे। अब मान लो कि इसके पास अभी करंटली कॉल चल रही है, रनिंग कॉल है, ये ऑलरेडी इसको सर्वर को पता होगा। ठीक है? इसके पास भी रनिंग है, इसके बाद पता चला कि इस पे कोई कॉल अभी तक आई नहीं और ये भी खाली थी, तो वो कॉल इधर शिफ्ट कर देगा। ठीक है? अब ये बिजी हो गया, कल फिर दोबारा से कोई कॉल आई तो अब इस बार इस पे जाएगी। इसलिए आप कॉल सेंटर में जब कॉल करते हो या किसी कस्टमर सर्विस पे कॉल करते हो तो हर बार अलग अलग एग्जीक्यूटिव कॉल उठाते हो। होता है ऐसा? तो यही रीजन होता है उसके पीछे। समझिए? कॉल आप सिंगल गेटवे पे कर रहे हो, अगर 2 नंबर है, 2 नंबर, इवन तो सिंगल नंबर के साथ भी हो सकता है। ठीक है? तो मल्टीपल नंबर हो या सिंगल नंबर हो, उसके साथ अगर गेटवे यूज हो रहा है, गेटवे के साथ आपका सर्वर कनेक्टेड होगा और वो सर्वर एग्जीक्यूट करेगा कि इस रिक्वेस्ट को किसके पास फॉरवर्ड करना है। ठीक है? वो सर्वर के पास सारा ऑटोमेट हो रखा होता है कि मेरे पास कितने एम्प्लॉइज हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने करेंट कॉलिंग पे हैं, कितने फ्री हैं और एक्टिव हैं। वो उसको देखते हुए उस पर फॉरवर्डिंग करेगा। और जैसे किसी की लिमिट सेट है कि इसके पास टोटल दिन भर की 10 कॉल्स आएंगी, जैसे इसकी लिमिट पूरी हो गई है, ठीक है, तो इसकी देखेगा, खाली और लिमिट है तो इस पर फॉरवर्ड कर देगा। और सबकी लिमिट पूरी हो गई है तो फिर स्टार्टिंग से ऐसे ऐसे करके इक्वली सबको देना शुरू करेगा। तो ये होता है ऑटोमेशन। तो सर्वर लेवल पे भी ये चल रहा होता है कॉलिंग सर्विसेज के लिए, और ऐसा हर कॉलिंग सर्वर या आप कह सकते हैं हर कॉल सेंटर, कस्टमर सर्विसेज का कॉल सेंटर, हर किसी के अंदर आपका ये गेटवे एंड सर्वर का फीचर चल रहा होता है, ये कॉम्बिनेशन रनिंग होता है। ठीक है? तो आजकल गेटवे का यही रोल हो गया और यही यूज केस हो गया है। समझ गए आप? क्लियर है? बाकी आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, वही सेम चीज आप बाकी इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे, वही सेम चीज समझा रखी जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है? राउटर और स्विच से थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये। क्यों डिफरेंट होता है? राउटर कनेक्ट सिमिलर नेटवर्क यूजिंग द सेम प्रोटोकॉल, सिग्नल प्रोसीजर प्रोटोकॉल यूज करेगा, एक काइंड ऑफ प्रोटोकॉल, उसी के बेस पे डेटा फॉरवर्डिंग चलेगी। उसके कंपैरिजन में जो गेटवे होगा ना, वो क्या करेगा, अलग अलग नेटवर्क का यूज करेगा, अलग अलग प्रोटोकॉल का यूज करेगा कॉलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। सिंगल प्रोटोकॉल पे डिपेंडेंसी नहीं होती, मतलब वो गेटवे थोड़ा सा एडवांस ही काम कर रहा होता है। ठीक है? अब बताओ ये क्या हर हाउस नेटवर्क में, होम नेटवर्क में या इंटरप्राइज नेटवर्क में जरूरी है यूज होगा? हम्म?
क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे हर जगह पे रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है, अब रिक्वायर्ड कितना होता है, नॉर्मल लेवल पे रिक्वायर्ड होता है, जैसे लाइक कि तो यूजर्स या दो चार कॉलिंग वो बना दिया, आपके फोन लाइन बना दिया, उनके साथ रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, ओके। इस गेटवे के बाद आ जाते हैं आपके फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल किस तरह के डिवाइस होता है? देखो डेफिनेशन तो मैंने वैसे भी लिख रखी है, नेटवर्क डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर, फिल्टर, कंट्रोल इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेसिस ऑन दी प्रीडिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स, रेगुलेशन या पॉलिसी जो भी बनी होगी। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। बट आपके पर्सपेक्टिव में कर क्या रहा होता है राउटर? राउटर कह रहा हूँ, सॉरी, फायरवॉल। अगर आपको बोलो कुछ पॉइंट डिस्क्राइब करो फायरवॉल के बारे में और अदर्स, यहाँ ये भी काम होता है, इसका भी यूज केस है फायरवॉल में। मॉनिटरिंग हो गई, ठीक है। देखो फायरवॉल का काम होता है कि आपके सातों लेयर्स, ओएसआई मॉडल के सातों लेयर्स को रोक करना। ठीक है, और वो हर लेयर पे अपनी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। स्टार्टिंग करता है आपका एप्लीकेशन लेयर से, कि आप किस तरह का डेटा एक्सेस कर रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर पे आपकी सारी सर्विसेज आ गई, सारे यूआरएल्स आ गए, सारे वेब एक्सेस, एचटीएमएल पेजेस आ गए, सब कुछ। ठीक है, मतलब जो फायरवॉल अब आते हैं ना, उन फायरवॉल्स को हम कहते हैं एनजीएफ, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। उन फायरवॉल के अंदर ही फीचर होता है कि वो आपके एक ही वेबसाइट के एक पेज पे एक्सेस रोक सकते हैं और एक पेज पे एक्सेस दे सकते हैं, एक ही वेबसाइट। ठीक है, पहले नहीं था ये फीचर, अब ये आ गया। तो इस लेवल की सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करा रहा है। बाकी टाइप ऑफ डेटा को वैसे कैटेगराइज करके उसकी बेसिस पे मेंटेन तो करेगा ही करेगा। विच काइंड ऑफ डेटा, विच टाइप ऑफ डेटा की बात कर रहा हूँ मैं। देखो आप पीडीएफ इंस्टॉल करोगे इजिली हो जाएगा, इमेज डाउनलोड करोगे इजिली हो जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई एपीके या ईएक्सी फाइल डाउनलोड करोगे, डिफॉल्ट डिनाई पे होगा, चाहे वो ऑफिशियल स्टोर से क्यों ना हो। ठीक है, ये तो हो गया हाई सिक्योरिटी, भाई बाहर से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होना ही नहीं। अब आती है उससे थोड़ा सा नीचे लेवल की सिक्योरिटी की, चलो एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा बट ओनली ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से होगा, या तो प्ले स्टोर से। ठीक है, प्ले स्टोर से भी कुछ पार्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा है वही स्टोर आप इंस्टॉल कर सकते हो और नहीं कर सकते, तो इस पर ही फिल्टरिंग लगाएंगे। या आप व्हाट्सएप की वेबसाइट से डायरेक्ट जाके व्हाट्सएप इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, या किसी भी डोमेन से डायरेक्टली जाके इंस्टॉल कर रहे, थर्ड पार्टी से इंस्टॉल नहीं कर रहे, तो वो अलाउ कर देगा। ये सेकंड लेवल की सिक्योरिटी हो जाती है। फिर और नीचे आओगे कि भाई वो आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो बट इंस्टॉल करते वक्त वो चेक करेंगे। ठीक है, सॉरी, डाउनलोड आपका सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, कुछ पार्टिकुलर नहीं हो सकते जो डिफॉल्ट डिनाई पे रहेंगे। भाई ऐसे एप्लीकेशन तो मैलिशियस होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये डिनाई और अलाउ कंडीशन के बीच में सारा फायरवॉल का वर्किंग चल रही है। अब ये सारी डिनाई और अलाउ कंडीशन मैनुअली एडमिनिस्ट्रेटर ही डिफाइन करता है नेटवर्क के अंदर। ठीक है, इसको तो प्रॉपर अगर मैं पढ़ाने को हूँ तो आपको एक डेडिकेटेड कोर्स ही है इसका। ठीक है, फायरवॉल का, फायरवॉल में क्या क्या होता है, कैसे होता है, कैसे काम कर रहा होता है। अच्छा एक चीज मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ ट्रैफिक, समझाइए। टाइप ऑफ सर्विस किसमें सर? टाइप ऑफ ट्रैफिक जस्ट लाइक ऐसे होता है ना आपको। नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक को यही से डिनोट किया जाता है। ठीक है, पूरा इंटरनेट इन तीन तरह के टाइप ऑफ ट्रैफिक को हैंडल करता है। दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक। ठीक है, और
कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक, ठीक है, और डेटा फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक। डिफरेंस क्या है इन तीनों में? मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक सिर्फ किससे रिलेटेड ट्रैफिक देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जितना भी आपके विंडोज का अपडेट आते हैं, लिनक्स के अपडेट आते हैं, मैक ओएस के अपडेट्स आते हैं, वो सारा ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक से रिलेटेड होता है, ठीक है। और फिर आता है आपका कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। ये वो ट्रैफिक होता है जो, ये भी डिवाइस का ही ट्रैफिक होता है, मतलब आप इसमें कोई डेटा नहीं डिफाइन कर रहे हो, मतलब डेटा इन द सेंस कि आप कोई एचटीटीपी का पैकेट नहीं भेज रहे, आप कोई फाइल डाउनलोड नहीं कर रहे हो, फाइल अपलोड नहीं कर रहे हो, इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये भी ट्रैफिक का ही है, डिवाइसेस का ही डेटा है। किस टाइप का डिवाइस की बात कर रहा हूँ मैं? जस्ट लाइक राउटर हो गया या फिर स्विच हो गया, ठीक है। राउटर पे आपने राउटिंग कर दी, दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट कर दिया, इनके बीच में जो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर होगा वो किससे रिलेटेड होगा? राउटिंग से रिलेटेड होगा। तो ये जो डेटा शेयर हो रहा है ये कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक है। और कंट्रोल प्लेन में भी एक कौन सी लेयर का ट्रैफिक है? लेयर 3, ठीक है। फिर आता है स्विच टू स्विच के बीच में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ये मान लो ये स्विच है, ये स्विच है, इन दोनों के बीच में ट्रैफिक सर्कुलेट हो रहा है। कौन सा ट्रैफिक? वीलैन का ट्रैफिक, एसटीपी का ट्रैफिक, ठीक है, वीटीपी का ट्रैफिक, डीटीपी का ट्रैफिक, ठीक है, सीडीपी का ट्रैफिक। तो इस तरह के कितने भी पैकेट्स हों, ये जब एक दूसरे में सर्कुलेट हो रहे हैं, इनमें आपके पीसी से कोई लेना देना नहीं है इन पैकेट्स को। इनको लेना देना है कि एक स्विच से दूसरे स्विच के बीच में रिलेशन कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, बात कैसा है। तो इस तरह का जो ट्रैफिक इनके बीच में सर्कुलेट हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? लेयर 2 कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक, ठीक है। हालांकि प्लेन को ही ट्रैफिक बोलते हैं, यहाँ पे प्लेन लिखा हुआ है ना, प्लेन नोन एज ट्रैफिक, तो कंट्रोल प्लेन आप बोल सकते हैं। फिर आता है नॉर्मल डेटा जो आप फॉरवर्ड करते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ हाई प्रायोरिटी पे किस टाइप ऑफ डेटा को रखना चाहिए? तीनों में से कैटेगराइज करना हो आपको, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको होनी चाहिए? इसको, इसको या इसको? नहीं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए कंट्रोल प्लेन। समझो मेरी बात को, अगर आपने दो राउटर कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका स्विच है उस स्विच से मल्टीपल पीसी कनेक्ट रखा है, ये जितने भी पीसीस कनेक्टेड हैं, ये पीसीस अपना डेटा किसके पास भेजेंगे? R1 के पास। और R2 कहाँ भेजेगा? R2। R1 कहाँ भेजेगा? R2 के पास। तो ये जो डेटा अगर इनके बीच में जा रहा है वो इसी बेस पे जा रहा है ना, क्योंकि R1 को पता है कि R2 अवेलेबल है ना। और ये बात किसने बताई है? R2 ने R1 को खुद बताई है। किसके थ्रू बताई है? तो भाई लेयर 3 का जो कंट्रोल पैकेट गया था, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक गया था, ठीक है। किसने बताया? अगर ये कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक इंटरप्ट होता तो क्या R1 के पास इंफॉर्मेशन होती होती कि R2 अवेलेबल है या नहीं होती? यही इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट थी। तो अब अगर आपका एक बार डेटा फेल्ड हो गया है तो आप दोबारा अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन ये फेल्ड हो गया तो इसका मतलब कोई ना कोई डाउन स्टेट्स है, कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन में गलती है, और उसकी बेसिस पे ना तो ये आपका नॉर्मल डेटा भेजेगा ना मैनेजमेंट भेजेगा, ठीक है। तो सबसे हाई प्रायोरिटी पे होता है आपका लेयर 2, लेयर 2 कंट्रोल प्लेन, उसके बाद लेयर 3 कंट्रोल प्लेन, फिर उसके बाद आता है आपका मैनेजमेंट ट्रैफिक, फिर लास्ट में आता है नॉर्मल डेटा या फॉरवर्डिंग जो आप कर रहे होते हो नॉर्मल, वो उस तरह का ट्रैफिक, ठीक है। हायर प्रायोरिटी पे ये रहेगा, फिर इसके बाद इसका क्लियर हो गया, ठीक है। कंट्रोल प्लेन का कुछ एग्जांपल दो जो आपको लगता हो कि सर ये राउटर टू राउटर के लिए ही है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। राउटिंग टेबल जो आईपी वगैरह होती है, किस नेटवर्क में कौन थोड़ा सा सा। लाउडली बोलो।
अभी आपने कुछ बोला, थोड़ा सा लाउडली मतलब बोलना। सर राउटिंग टेबल्स वगैरह, राउटिंग टेबल मतलब? जो एक राउटर दूसरे राउटर को ट्रांसफर करता है कि मेरे पास ये नेटवर्क एक अवेलेबल राउटर है। दूसरे राउटर को ट्रांसफर करता है, राउटिंग अपडेट्स कहते हैं उसे। हाँ ठीक सर, है। वो और वही वही। जैसे एक एग्जांपल ले लो भाई, एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखा है OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पार्ट पर। ये क्या है? डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। ये यहाँ से अपना OSPF का पैकेट इसको फॉरवर्ड कर रहा है, और ये अपना OSPF का पैकेट इसको फॉरवर्ड कर रहा है। तो ये लेयर 3 कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक है। उस OSPF के पैकेट से आपको एज अ पीसी कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंडेंसी आपकी इसी OSPF के ऊपर है। अगर ये चलेगा तो आप अपनी इंटरनेट में कम्युनिकेट कर पाएंगे, और ये नहीं चलेगा तो नहीं। ठीक है। इसी बीच में आपका स्विच लगा हुआ है, मल्टीपल स्विच के बीच में आपस में कनेक्टिविटी है। यहाँ का जो पीसी है, अगर इसको ये सही इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि भाई मेरी साइड से कोई लूप नहीं बना हुआ, डिफॉल्ट स्टेट में ये मान के चलते हैं कि लूप बना हुआ है। ठीक है। तो ये बताता है भाई कोई लूप नहीं है इधर, ये इसको इन्फॉर्मेशन देता है। और ये इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू देता है? एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जो लूप अवॉइड करने के लिए यूज होता है, नेटवर्क में लूप नहीं बनने देता। तो ये इधर पैकेट जाएगा तभी इस पीसी का नॉर्मल डेटा जाता है। एंड यूजर पे देखा जाए तो सबसे पहले तो स्विच से डेटा पास करवाना है, उसके बाद नंबर आएगा ना राउटर का। सबसे इम्पोर्टेंट लेयर टू फिर लेयर। ठीक है। टाइप ऑफ डेटा और आगे पढ़ लेना। वापस फायरवॉल पे आते हैं, जो मुझे यहाँ पे समझाना था आपको, रिलेट करना था फायरवॉल से, कि ये जो फायरवॉल होते हैं ये दो तरह से फिल्टरिंग करते हैं। एक कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। ठीक है। कौन से कंट्रोल प्लेन की? लेयर 3 कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक फिल्टर करते हैं। और तीसरा आपका फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक फिल्टर करते हैं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको भी किसको रखनी पड़ेगी? लेयर 3 की। ठीक है। अब एक फायरवॉल आता था बहुत पहले जिसको हम कहते हैं UTM। ये मान लो आपका UTM है, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। ठीक है। ये एंट्री पॉइंट है और ये वैन में एग्जिट पॉइंट है। ठीक है। वैन में जाने के लिए इधर जाना पड़ेगा, इधर आपका लैन नेटवर्क है। इधर से जब भी कोई डेटा इनपुट होता था तो सबसे पहले चेक होता था आपका लेयर 3। ठीक है। उसके बाद चेक करते थे मैनेजमेंट, और उसके बाद चेक होता था, मैं नाम भूल रहा हूँ इसका, यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं आएगा, इसमें भी कुछ और। फिर लास्ट में फॉरवर्डिंग डिसीजन चेक करते थे। मतलब जो रूल अप्लाई किया है ना, वो तो लास्ट में चेक होगा, उससे पहले ये सब चीजें check नहीं। तो जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ जाओगे आप। 1 सेकेंड इसमें लगा, 1 सेकेंड इसके अंदर लग रहा है, 1 सेकेंड इसके अंदर लग रहा है। डेटा यहाँ से आने में कितने सेकंड लग गए टोटल? 3 सेकंड, क्योंकि पहले यहाँ से पास होगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। ये किसका था? जो किया उस टाइम पे सबसे ज्यादा एडवांस फायरवॉल इसी को माना जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद अपडेट किया और नया फायरवॉल आया, डेट्स कॉल एनजीएफ, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ये थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करने लगा। इधर मान लो लैन है और इधर मान लो वैन। तो ये एंट्री पॉइंट होता था। लेयर 3 इंफॉर्मेशन चेक करना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन चेक करना, डेटा चेक करना। तो ये एक एक करके नहीं भेजता था, यहीं से क्या करता था, 3 कॉपी बनाएगा। कौन से? आपका जो पैकेट आया ना इसकी। तो एक कॉपी इधर भेज फॉरवर्ड कर देगा, एक कॉपी इधर फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है। और एक कॉपी इधर फॉरवर्ड कर देगा।
अभी भी 1 सेकंड ही टाइम लग रहा है। लेकिन डेटा फॉरवर्डिंग में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड ही लगेगा। फर्क समझ में आ गया यूटीएम और एनजीएफ में? ठीक है। तो सर आजकल ये यूज हो रहा है, बहुत एडवांस फीचर है उसमें। ठीक है। ऐप आईडी लेवल पे ही ब्लॉक कर सकता है, हर ऐप की एक आईडी होती है, उस लेवल पे इसकी ब्लॉक नहीं हो सकती है। फायरवॉल के फिर बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये पोजीशन तो आप समझ ही गए होंगे, अभी तो मैंने बनाया है, पोजीशन भी समझ में आ गई है। कहाँ लगता है ये? हाँ, जैसे ये मान लो आपका ये होम राउटर है, ये आपका स्विच कनेक्टेड है, और इस स्विच से बहुत सारे पीसी हैं। तो और यहाँ पे इंटरनेट है पूरा, ये फायरवॉल लगेगा यहाँ पे। ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि ये लैन हो जाएगा और ये वैन हो जाएगा इसके लिए। तो ये यहाँ पे लगने का फायदा क्या है, नेटवर्क से कुछ भी बाहर जा रहा है फिल्टर होके जा रहा है, नेटवर्क में कुछ भी आ रहा है फिल्टर होके आ रहा है। समझ गए? ठीक है। तो इसकी पोजीशन यहाँ पे ये रहेगी फायरवॉल की। अच्छा, मैंने एक इम्प्लिसिट डिनाई टर्म समझाया था आपको। नो सर। चलो ठीक है, वो भी समझ गए। नेटवर्क में ना एक रूल है कि चलो मान लो कि एक सड़क है। ठीक है। इस सड़क पे बहुत सारे व्हीकल्स हैं। मैंने टारगेट किया कि ये एक पार्टिकुलर व्हीकल है, ये क्या है, इस रोड पे आगे जाने के लिए डिनाई है। ठीक है। मैंने पॉलिसी बना रखी है, और इस पॉलिसी की वजह से मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक बैरियर लगा दिया। ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें? आगे जाने ही नहीं देगा बैरियर से। अगर इसको हम नंबर 2 दें, ये 1 है, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। बाकी 8 के साथ क्या होगा, 2 नंबर वाला तो नहीं जा पा रहा है, बाकी 8 भी क्या रहेंगे, डिफॉल्ट डिनाई रह जाएंगे। क्यों? अगर आप बैरियर लगा रहे हो और उसमें ये बताया है कि इस PC2 को नहीं जाने देना या इस व्हीकल को नहीं जाने देना है, तो इसमें आपने कहीं पे भी नहीं बताया कि किसको जाने देना है। मतलब डिनाई के बाद आपने कहीं पे भी अलाउड सिचुएशन नहीं दी है, अलाउ के बारे में नहीं बताया है। सो दैट्स वाई रीजन इसको हम क्या कह देते हैं, इम्प्लिसिट डिनाई। ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट डिनाई डिफॉल्ट स्टेज पे रहता है नेटवर्क में, जब भी आप डिनाई कंडीशन दोगे। क्लियर हो गया? तो फायरवॉल पे जब भी आप कुछ ब्लॉक करते हो, डिफॉल्टली आपने सब कुछ ब्लॉक कर दिया है, उसके बाद लिखना पड़ेगा बाकी सब अलाउड है। क्योंकि अलाउड ज्यादातर चीजें होंगी, डिनाई कुछ लिमिटेड चीजें होती हैं, तो हम लिमिटेड चीजें लिख देते हैं और बाकियों के लिए क्या लिख देते हैं, अलाउ और परमिट और। तो जब लिस्ट चेक होते हुए आती है, तो वो हमेशा लिस्ट कैसे चेक होती है, टॉप टू डाउन चेक होती है। पहले क्या होगा, पहले ऑब्वियस सी बात है डिनाई स्टेट होगी, तो इसमें चेक करेगा कि डिनाई मान लो ए को किया है, तो ये अगर खुद सी है, ठीक है, तो ए नहीं मैच कर रहा है, फिर ये नीचे देखेगा कि एक और डिनाई दे रखा है, डिनाई बी, इसमें भी मैच नहीं कर रहा है ये, फिर यहाँ देखेगा परमिट ऑल, तो ये सी क्या परमिट ऑल में मैच कर जाएगा, कर जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे ए ही आ गया, तो ए तो पहली लिस्ट में चेक होते ही यहीं पे क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। फायरवॉल एग्जैक्टली ऐसे काम करता है। ठीक है। ये सब इसलिए बताया कि आगे चल के जब एसीएल की लैब होगी ना उसमें, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके। हाँ।
ये भी समझ गए आप। टाइप्स ऑफ फायरवॉल पे आते हैं कितने तरह के। नेटवर्क में आपके और टाइप्स के फायरवॉल होते हैं, लेकिन हार्डवेयर की बेसिस पे ना मैंने आपको कुछ यहाँ लिख रखा है। सबसे पहले आता है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, इसको स्टेटलेस फायरवॉल भी कहते हैं, ठीक है। और एक दूसरा आता है स्टेटफुल फायरवॉल, ठीक है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में या स्टेटलेस में और स्टेटफुल में डिफरेंस क्या है कि ये सिर्फ इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट्स को देख रहा है, ठीक है। आईपी पोर्ट, प्रोटोकॉल नंबर, इन सब की बेस पे अलाउ या डिनाई कर दे रहा है। और फास्ट है, बट आपका डीप पैकेट इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। डीपीआई सुना है किसी ने? डीपीआई, डीप पैकेट इंस्पेक्शन। चलो, फायरवॉल का ये फीचर है। इसमें क्या है? ट्रैक एक्टिव कनेक्शन। इसका क्या मतलब है? ये क्या चेक कर रहा है? लाइव सेशन, ठीक है। सेशन लेवल पे चेकिंग करेगा कि सेशन सही क्रिएटेड है या नहीं। स्टेटफुल और स्टेटलेस फायरवॉल में ये डिफरेंस है। तो स्टेटफुल इस लेवल पे चेक करता है, ये भी बाकी सारे काम करेगा जो इधर कर रहे, ठीक है। बट उससे थोड़ा सा सिक्योर होता है पैकेट फिल्टरिंग वाले से। फिर आप आगे आओगे, फिर आते हैं एप्लीकेशन लेवल गेटवे, जो एप्लीकेशन लेवल के फायरवॉल्स होते हैं, जो एप्लीकेशन सर्विसेज के लिए यूज होते हैं, ठीक है। यूजर एंड इंटरनेट के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम कर रहे होते हैं। और कैसे इंटरमीडिएट का काम कर रहे होते हैं कि आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ये किस साइड पे यूज होगा? तो ये यूज होगा सर्वर साइड पे, ठीक है। इसी को अपग्रेड करके क्या बनाया गया है? वेब, ठीक है। वेब स्टैंड फॉर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। सुना है वेब के बारे में? वेब, WAF। जितने भी बड़े बड़े डोमेन हैं, डेटा सेंटर्स हैं, ठीक है, वहाँ ऑब्वियस सी बात है एप्लीकेशन तो यूज हो रहा है, तभी डेटा सेंटर एक्सेस में आया, किसी न किसी एप्लीकेशन के थ्रू ही आएगा। कोई ना कोई वेबसाइट चल रही तो वो भी आजकल सब एप्लीकेशन भी चल रही होती है, या नॉर्मल वेबसाइट भी चल रही हो, वहां पे प्रोटेक्शन एंड यूजर लेवल पे भी तो देनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे क्लाइंट के पास अनऑथराइज्ड पैकेट आ सकते हैं, ऐसे सर्वर के पास भी तो आ सकते हैं। तो सर्वर को फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए एंड वेब का यूज किया जाता है, ठीक है। अब वेब के पास ऑलरेडी ये प्रॉक्सी वाली सर्विस इंक्लूडेड है, ठीक है। तो प्रॉक्सी सर्वर की तरह भी काम करेगा। प्रॉक्सी सर्वर क्या है? जो आप गूगल को एक्सेस कर रहे हो, गूगल को आप एक्चुअली तो ना एक्सेस कर रहे हो, एक्सेस में तो प्रॉक्सी, गूगल का जो प्रॉक्सी सर्वर है वो आ रहा है आपके पास। फिर उस पे जब आप सर्विस पे क्लिक करते हो तो फिर प्रॉक्सी से वो डेटा हर बार शिफ्ट करके उससे पूछता है कि इस तरह का डेटा देना है नहीं देना। ये, ठीक है। वेब इस लेवल पे काम कर रहा होता है। यहाँ से शुरू हो जाता है डीप पैकेट इंस्पेक्शन। डीप पैकेट इंस्पेक्शन होता क्या है? जो आपका लिखा हुआ है DPI, जो कि आपके नाम से स्टेटलेस फायरवॉल में था ना स्टेटफुल फायरवॉल में था, ठीक है। प्रॉक्सी फायरवॉल में आता है और फिर उसके बाद NGF में आता है पीछे। बताओ। प्रॉक्सी फायरवॉल में सर फिजिकल सर्वर भी अलग ही रहेगा। देखो, तो नाम प्रॉक्सी फायरवॉल है, उसका काम एप्लीकेशन फायरवॉल वाला ही, एप्लीकेशन को सिक्योरिटी देना, वेब को सिक्योरिटी, ठीक है। चलो, ये पीसी है। इस पीसी को, इसके पास पैकेट भेजना है PC1 PC2 के साथ कम्युनिकेट करना चाहे, ठीक है। PC1 जब इधर कोई भी पैकेट मांगे, मान लो ये HTTP एस पैकेट भेजे, ठीक है। HTTP एस इज अ लेयर 7 हेडर। हेडर समझते हो? ये बताएगा कि HTTPS किस लिए है, ठीक है। उसमें क्या है ये नहीं बताएगा, या क्या है वो भी बता देता है, लेयर 7 पे बता देता है, ठीक है। फिर लेयर 2 आएगा, यहाँ पे क्या होगा? इंक्रिप्शन का हेडर लग जाएगा, ठीक है। फिर लेयर 3 आएगा, ऐसे लेयर 4 आएगा, लेयर 4 पे क्या लग जाएगा इसके साथ?
हेडर। ठीक है, फिर आएगा लेयर 3 पे क्या लग जाएगा? लेयर 3 पे क्या हो जाएगा बताओ? आईपी। आईपी हेडर। फिर लेयर 2 पे आ जाएगा आपका इथरनेट हेडर। ठीक है, हालांकि लेयर 7 से लेयर 5 के बीच में जो हेडर होता है ना, उसको हम एचटीटीपी हेडर ही बोलते हैं। अगर एचटीटीपीएस से लगा तो एक ही हेडर के अंदर सारी डिटेल होती है। अब जो जितने भी फायरवॉल हैं, वो सब, मैं स्टेटलेस स्टेटफुल इन सब की बात कर रहा हूँ। स्टेटफुल स्टेटलेस वाले फायरवॉल जो हैं, वो किसकी डिटेल्स को चेक कर रहे थे? लेयर 2, लेयर 3 और लेयर 4। ठीक है, मतलब वो बाहर से पूरे पैकेट को देख सकते हैं, कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, किस तरह का सामान, जैसे अमेज़न की पहले से बात करें कि फूड आइटम और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। ओके, चलो ये भी पता लग गया लैपटॉप है, बट एग्जैक्टली कौन सा लैपटॉप है, उस लैपटॉप की हार्डवेयर लेवल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ठीक है, और कितना पुराना है, कितना सामान, प्रॉपर वो चीज़ें आप नहीं पता कर सकते जब तक आप खुद उसे ओपन करके नहीं देखते। डीपीआई फीचर होगा तो वो इन सातों चीजों को कवर कर सकता है। वो पेलोड के अंदर झांक करके देख सकता है कि क्या है, आप क्या भेज रहे हो, फोटो भेज रहे हो, इमेज भेज रहे हो, पीडीएफ भेज रहे हो, तो पीडीएफ में लिखा क्या है ये भी पढ़ सकते हैं। समझ गए एमजीएफ तो डीपीआई। ठीक है, तो आपका जो प्रॉक्सी फायरवॉल है उसके बाद सब में यूटीआई आपको डीपीआई मिलेगा। अभी जो सबसे ज्यादा अपडेटेड चल रहा है एक नॉर्मल इन्वायरमेंट जो फायरवॉल वगैरह यूज होता है, वो कौन सा यूज होता है? ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल यूज होता है, जो आपका पैकेट फिल्टरिंग, स्टेटफुल मतलब स्टेटलेस स्टेटफुल दोनों की ऑप्शन तो आ ही जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, साथ ही साथ डीपीआई भी आ जाता है, और इसमें एडवांस कर दिया जाता है, और एडवांस क्या किया, आईडीएस और आईपीएस वाला फीचर दे दिया जाता है। इंट्रूजन डिटेक्शन। ठीक है, आईडीएस स्टैंड फॉर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ठीक है, ओके यही था। हाँ, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम पहले जो आया था ना एप्लीकेशन, मतलब एक यूजर के लिए फायरवॉल। अच्छा, फायरवॉल भी दो तरह के होते हैं, ये पता है? अभी जो हम पढ़ रहे हैं जितने भी फायरवॉल, वो सारे हार्डवेयर वाले पढ़ रहे थे। फायरवॉल कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके सॉफ्टवेयर बेसिस, और एक होते हैं आपके हार्डवेयर बेसिस। ठीक है, हार्डवेयर बेस में अभी आपने पढ़ा स्टेटलेस। ठीक है, और फिर स्टेटफुल फायरवॉल, एनजीएफ, या आप कह लो वेफ, एनजीएफ। और वैसे तो ये, इससे पहले यूटीएम आएगा, फिर एनजीएफ आएगा। ठीक है, ये हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल है। एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल आता है, पहले तो आ जाते हैं नॉर्मल एंटीवायरस जितने भी हैं। बताओ नॉर्मल एंटीवायरस में कौन से हो जाएंगे? मैं कैफे सुना है। ठीक है, क्विक हेल, आवाज K7। और आवाज हो गया, और इसके अलावा K7। थोड़ा सा लाउडली बोलना, क्या बोला आपने? K7। चलो ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, आप बहुत सारे जानते हो। ठीक है, लेकिन नॉर्मल एंटीवायरस सिस्टम क्या होता है, प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट पे काम करता है। प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट समझते हो? जैसे मान लो डी डॉस, एमआईटीएम, ये सब जो अटैक्स हैं नॉर्मल है आजकल, तो इनको प्रिवेंट तो नॉर्मल से नॉर्मल एंटीवायरस करता ही करता है। ठीक है, सबको पता ही भाई, इतना तो चलता है, इतना तो अटैक्स हर कोई जानता है और कर लेगा।
तो इसको तो आपके ये जो नॉर्मल एंटीवायरस होते हैं प्रिवेंट कर लेते हैं, लेकिन ये जो मेथड्स होते हैं इनके ऊपर, ये डॉस डीडॉस और एमआईटीएम करने के, ये वो होते हैं जो पहले के मेथड्स थे। अगर आपने कोई नया मेथड निकाल दिया, ठीक है, जो कि अभी कहीं लिस्टेड ही नहीं है, कहीं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। दूसरा, कोई मैलिशियस कोड है या मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मैलिशियस एप्लीकेशन है, मैलिशियस टाइप का डेटा है, ठीक है, वॉर्म है, वायरस है, ये भी एक लिमिटेड लेवल पे ही इस चीज को देख सकता है, एडवांस लेवल पे नहीं। ठीक है। मैंने एक चीज बताई थी आपको इसके बारे में, सिग्नेचर के बारे में, सिग्नेचर बताया था कुछ? नो सर। चलो, अगर मैं एक पीसी से दूसरे पीसी में कोई डेटा भेजता हूँ, और डेटा में मैंने भेजा है पीडीएफ, ठीक है, इसको पहला पैकेट रिसीव होते ही पता लग जाता है कि ये पीडीएफ है, पता लग जाता है। कैसे पता लग गया? पीडीएफ तो पूरी आई नहीं है, तो पहले में तो हो सकता है पीडीएफ का कोई टेक्स्ट हो ही ना, उसमें कुछ और ही हो, यूजर वेरिफिकेशन उसमें। देखो, नेटवर्क का एक रूल है कि किसी भी काइंड ऑफ डेटा ले लो, किसी भी टाइप ऑफ डेटा को ले लो, हर टाइप ऑफ डेटा का एक क्या होता है, सिग्नेचर होता है। ठीक है। तो सिग्नेचर क्या है, मतलब एक पूरा कोड होता है भाई, ऐसे लिखा होगा पूरा कोड उसके अंदर, ठीक है। वो कोड हर पीसी में पहले से फीडअप होता है, या एंटीवायरस में पहले से फीडअप होता है, जिससे वो आइडेंटिफाई कर लेता है। अब एंटीवायरस इतने बड़े लेवल पे बनाया नहीं गया कि 10 लाख या 50 लाख कोड्स को उस पर रख लेगा, कुछ 10, 5 हजार, 6 हजार रखता है। हालांकि वो भी कम नहीं है, जो 5-6 हजार रखता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जिन पे जनरल अटैक्स होते हैं, या जनरल वायरस फॉर्म होते हैं जो भेजे जाते हैं, तो उसके सिग्नेचर को तो आइडेंटिफाई करके ब्लॉक कर देगा, लेकिन उसके अलावा, और कोई नया बन गया तो वो तो और भी ज्यादा मैलिशियस होगा। देखो, दिक्कत इंटरनेट के अंदर दिक्कत वायरस से नहीं होती है, दिक्कत होती है नए वायरस से। पुराना वायरस के लिए प्रिवेंशन तो आ चुका होता है, ठीक है, ये आपके पास अटैक हो रहा है, आप प्रिवेंट के लिए ये वाला टूल यूज करो, ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करो, ये वाला हार्डवेयर यूज करो, कर लोगे प्रिवेंट। लेकिन जो नया अटैकिंग मेथड बनाया ना, तो वो उसको आपका फायरवॉल ब्लॉक कर पाएगा, ना ही आपका एंटीवायरस ब्लॉक कर पाएगा। ठीक है। तो वो तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, और इस लेवल पे मैलिशियस कोड बनाना मतलब, तो मतलब बहुत ही पीक है एक तरह से। जैसे अभी तक एक ही फेमस हो रखा है बहुत ज्यादा, सुना है किसी ने पेगासस के बारे में? चलो, सबसे ज्यादा सिक्योर फोन कौन सा है? आईफोन। और पेगासस बना ही उसके लिए, ठीक है। आगे चल के आप पढ़ोगे वैसे भी सीएच के अंदर एक होता है जीरो क्लिक, जीरो क्लिक समझते हो, और एक होता है जीरो डे वर्नेबिलिटी। जीरो डे वर्नेबिलिटी जानते हो? ये इसको अभी नहीं पता चले, एक दिन भी नहीं हुआ है, ये किसी को पता ही नहीं उसके बारे में, ऐसी वर्नेबिलिटी निकालनी। ठीक है। मतलब मैं आपके पीसी का रिमोटली एक्सेस ले ले रहा हूँ बिना आपको पता चले किसी भी तरीके से, क्योंकि आप नेटवर्क में कनेक्टेड हो। और ये बात मैंने विंडोज से लिया, विंडोज के अंदर ये ग्लिच था। अब ये बात विंडो वालों को तो नहीं पता है कि ऐसे एक्सेस लिया जा रहा है, तो इसको कहते हैं जीरो डे वर्नेबल। ठीक है, वर्नेबल है ना आपका पीसी, वर्नेबल हो गया मेरे बनाए हुए मेथड्स के थ्रू। तो ये तो वो हो गया, लेकिन इसमें क्या होगा ना कहीं जीरो डे वर्नेबिलिटी में कहीं ना कहीं आपकी कोई क्लिकिंग होगी, या कोई ना कोई मैंने सॉफ्टवेयर या बग आपके पास भेजा होगा, उसमें मैंने आपको भेजा, आपने उस पर कोई ना कोई एक्शन लिया। ऐसे कुछ भी नहीं होता रैंडमली, ऐसी हैकिंग नहीं होता, आपने एक्सेस किया, आपने क्लिक किया, तब वो एक्सेस नहीं हुआ। ठीक है। हैकिंग प्रोसेस नॉर्मली ऐसे काम करता है। अब इससे एडवांस क्या हो सकता था? सोचो, अगर मैं आपको डेटा भेज दूं, उस डेटा पे आप क्लिक करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लिक भी नहीं करना है, सिर्फ मैंने भेज दिया, और उसके बेसिस पे आपका फोन, लैपटॉप या एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर का एक्सेस मुझे मिल गया, तो इसको जीरो क्लिक कहेंगे। आपने क्लिक भी नहीं किया, तब भी एक्सेस में आ गया।
ठीक है, तो इसी 0 क्लिक पे काम करता है पेगासस। और मोस्ट सिक्योर फोन है वो उस पर अटैक करता है, उसमें व्हाट्सएप की डिटेल, व्हाट्सएप कॉल करेंगे उसमें डेटा चला जाता है, ठीक है, और आपका फोन एक्सेस मांगेगा। जैसे एक एप्लीकेशन बनाने के लिए पूरा कोड सेटअप होता है, कितने कोड लिखे जाते हैं, हजारों लाखों कोड लिख दिए जाते हैं उसमें, ऐसे उस तरह के टूल्स को बनाने के लिए बहुत बड़ा कोड सेटअप है। सालों की मेहनत होती है, किसी कोई साल भर में बना लेता है, कोई महीने लगा देता है, कोई उससे ज्यादा भी लगा देता है, ठीक है, तो डिपेंड करता है कौन बना रहा है। तो पेगासस ने ऐसा टूल बनाया, तो बहुत बड़ी टीम होगी, उन्होंने सब मुझे बना दिया और वो सेल करते हैं 100 करोड़ में गवर्नमेंट्स को, ठीक है। अब आप कहोगे आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है, कि भाई करेगा क्यों आपका व्हाट्सएप है, डाउट रहता है ना। तो ये वर्ड सुनते हो गए यूट्यूब पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, एवरीथिंग इज हैकेबल, सब हैक हो सकता है, ठीक है, बात सच है, लेकिन कितनी सही होगी, कौन है जो बैठे बैठे हर चीज हैक करेगा। आपके पास आईफोन है, मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं जिनके थ्रू आईफोन से हैक किया जा सकता है, ठीक है, मतलब उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और एक गलती होगी कि आप कर दोगे क्लिक, नहीं देखता आजकल कोई क्लिक, बट इतनी मेहनत मैं आपके लिए क्यों करूँ, कहीं ना कहीं मुझे आपसे बेनिफिट मिलेगा तभी, ठीक है। अब मुझे क्या पता आपके अकाउंट में 200 रुपये पड़े हैं, 2 लाख रुपए पड़े हैं, 2 करोड़ पड़े हैं, ठीक है, तो या तो मुझे ये कंफर्मेशन हो तब मैं करूंगा, और उसमें भी मैं तभी करूंगा कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी टूल परचेज करने पड़ेंगे, तब जाके मैं उसको अप्लाई करूंगा, मुझे लग गए लाख रुपए, अब मुझे पैसे रिकवर हो रहे 2,000, तो इतनी मेहनत तो बेकार हुई ना। तो इसलिए हर किसी पे अटैक, हर किसी पे हैक नहीं होता है, ये कहाँ होता है, जो जिस लेवल पे होता है उसको उसी लेवल पे हैक किया जाए, ठीक है। आप पे बहुत ज्यादा ये होगा, डॉस हो जाएगा, डीडॉस हो जाएगा, व्हाट्सएप में कोई अनऑथराइजेशन लिंक आ जाएगा, जिसके थ्रू आपका फोन हैंग होने लग जाएगा, आपका कोई कैमरा एक्सेस मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, और ये भी तब जब वो उस प्रोसेस में उसकी मेहनत, उसकी पेमेंट उतनी ना जा रही हो जितना उससे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, रिजल्ट ज्यादा मिल रहा है, मेहनत कम करनी पड़ी, तभी ऐसा करेगा कोई, वरना नहीं करेगा। वापस आते हैं, तो बाद में जाके जीरो डे वर्जनेबिलिटी भी फाइंड आउट हो जाती है, क्यों, इसका क्या मिल जाता है कंपनीज को, सिग्नेचर, ठीक है। अब नेटवर्क के अंदर एक ही सबसे बड़ी कंपनी है जो हर तरह के मैलिशियस फायरवॉल और मैलिशियस वायरसेस, बॉम्ब, ठीक है, कोड स्क्रिप्ट, इन सब का कोड निकाल रखा है जिसने, ठीक है, तो वो है आपकी, सुना है इसके बारे में, पालो अल्टो, फायरवॉल की बहुत बड़ी कंपनी, जितनी दुनिया में जितने भी तरह के अटैक्स होते हैं उन सबका सिग्नेचर सबसे पहले पालो अल्टो के पास है, ठीक है, और पालो अल्टो का ही सबसे ज्यादा फेमस है एनजीएफ, नेक्स्ट जनरेशन फायर, ठीक है, और ये एनजीएफ बहुत एडवांस। आपको क्या लगता है कि फायरवॉल कितनी कीमत का होगा और क्यों उसकी प्राइस हाई होती होगी, क्या प्राइसिंग में आता होगा एक फायरवॉल, फिर भी ना एवरेज बताओ, प्राइस के पीछे रीजन है, मैं वो भी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। हम्म? मतलब अरे अरे भाई, ये इतना महंगा नहीं है, इतना महंगा क्या करेंगे टूट के, तो जैसे जितने का आपको पीसी आता है उतने की फायरवॉल आता है, ठीक है। जैसे आप एक लैपटॉप परचेज कर रहे हो 70,000, 80,000, 50,000 का होता है, क्यों वो महंगा लैपटॉप, लैपटॉप के पीछे रीजन है कि भाई उसमें 500 GB एसएसडी लगी हुई है, ठीक है, हार्ड डिस्क लगी हुई है, रैम लगी हुई है, इन्हीं कंपोनेंट्स के पैसे होते हैं, फायरवॉल में भी सेम, समझ गए। हाँ, बस उसमें एक प्लस पॉइंट होता है कि वो सिग्नेचर के लिए भी, सिग्नेचर भी सेल करते हैं, वही अपडेटेड सिग्नेचर से हमारे पास, तो फायरवॉल के अंदर भी हार्ड डिस्क होगी डेडिकेटेड, उसमें भी रैम होगी, उसमें भी प्रोसेसिंग यूनिट होती है, समझ गए, ठीक है। फायरवॉल में एसएसडी लगी होती है, वो एसएसडी क्या स्टोर करके रखती है, सिग्नेचर्स, जब भी डेटा जाता है तो एसएसडी से सारे सिग्नेचर्स वेरीफाई हो जाते हैं, समझ गए, उस चीज को प्रोसेस कराने के लिए फायरवॉल चाहिए, और वो सब कुछ फायर एक बॉक्स के अंदर ही आ रहा है इनबिल्ट, तो उसी कॉस्टिंग का पड़ता है, इसलिए फायरवॉल आपके 50,000 को
ऑन एवरेज मिनिमम लेके चलें तो 30,000 से स्टार्ट होते हैं, और अब जाओ आगे तो लाख 2 लाख इतने तक के मिलते हैं। ये हार्डवेयर वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, वापस आते हैं सॉफ्टवेयर वाले पे। सॉफ्टवेयर वाले में मैंने बताया एक तो एंटीवायरस होते हैं, वो तो समझ गए। एंटीवायरस के बाद आ जाते हैं आपके आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है कि एंटीवायरस को प्री डिफाइंड कुछ ही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। आईडीएस काम करेगा लाइव, इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा, उस आईडीएस के जिस कंपनी का आईडीएस उस कंपनी के सर्वर से कनेक्टेड रहेगा, और उसके सर्वर पे है सारे कोड। कौन से? सिग्नेचर्स कोड। वही जितने भी मेलिशियस डेटा है वो वहां से वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, वो आइडेंटिफाई कर ले रहा है कि मेलिशियस है। बट इंट्रूजन डिटेक्शन सिर्फ डिटेक्ट करने का काम करेगा, आइडेंटिफाई कर लेता है, ब्लॉक उस तरह से नहीं कर पाता था। तो इसको अपग्रेड किया, इसको बनाया गया आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, जो कि आइडेंटिफाई करके ब्लॉक भी करेगा। ठीक है, बट कई जगहों पे क्या होता था कि अलग अलग भी यूज करना पड़ता था, इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला करके क्या बना दिया गया? एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स, ईडीआर। ठीक है, ये जो आपके नॉर्मल एंटीवायरस है ना, उससे बहुत अपडेटेड होता है। एंटीवायरस एक मंथ आपको ईयरली कितने का पड़ता होगा? 1000 2000, है ना, इससे ज्यादा का नहीं पड़ता। इसका आपका ऑन एवरेज ईयरली प्राइस आ जाएगा, स्टार्टिंग होती है आपकी से, यहाँ तक जाता है मंथली, सॉरी ईयरली। तो वही कंपनी मैकेफी एंटीवायरस भी बना रही है, वही मैकेफी ईडीआर भी बना रही है। ठीक है, मैकेफी को इंटेल ने एक्वायर कर लिया था, इंटेल की कंपनी है मैकेफी। ठीक है, इसलिए आप देखते हो बहुत सारे इंटेल प्रोसेसर में मैकेफी बिल्ड आता है ना, इसलिए तो ईडीआर ईडीआर को अपडेट कर करके अब क्या बना दिया गया है? एक्सटेंडेड डिटेक्शन रिस्पॉन्स। ठीक है, अब बहुत सारे पीसीज हैं मान लो, इन सभी पीसीज में क्या चल रहा है? एक्सडीआर चल रहा है, और कंपनी का मैनेजर जानना चाहता है कि मेरी पूरी कंपनी के अंदर कितने तरह के अटैक्स परफॉर्म हुए हैं, हर डिवाइस पे किस तरह का मैलिशियस डेटा आ रहा है, कितने आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो इन सबको मैनेज करने के लिए एक और टूल चाहिए, डेट्स कॉल मैनेजेबल डिटेक्शन रिस्पॉन्स। समझ गए? ये सब कुछ फायरवॉल के अंदर ही, firewall में। ठीक है, क्लियर है? तो भाई इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता था फायरवॉल के बारे में, हालांकि नेटवर्किंग के टॉपिक में नहीं है, बस बेसिक लेवल पे है। ठीक है, और बाकी जो इसका कुछ पॉइंट्स हैं जो आप समझ लेना। ठीक है, ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस, ताकि आप जब जब भी आपसे पूछा जाए तो कुछ पॉइंट रख सको अपने। अगर फायरवॉल के बारे में इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो भाई अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रिवेंट करता है, लेजिमिटेड ट्रैफिक बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन रूल अप्लाई करता है। ठीक है, और मॉनिटर करता है सस्पिशियस पैटर्न को। ठीक है, ये मॉनिटर करने का जो फीचर है ना, ये आईडीएस से शुरू हुआ था, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो अब ये आईडीएस वाला फीचर फायरवॉल में भी दे दिया। फर्क क्या है सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल और हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल में? पूछा जाता है। सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल एक सिंगल यूजर को प्रोटेक्ट करता है, एक पीसी को प्रोटेक्ट करता है, और हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल एंटायर नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो नॉर्मल एलजीएफ लगा होगा, वो तो राउटर से पहले लगा होगा ना। ठीक है, इंटरनेट के बाद और राउटर से पहले। तो वो क्या कर रहा है? पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रहा है, उस नेटवर्क में पीसी हो, फोन हो, लैपटॉप हो, सर्वर हो, सबकी प्रोटेक्शन हो रही है इसकी वजह से। ठीक है, तो नेटवर्क प्रोटेक्शन कर रहा है। एक एंटी आपने इस एचडीआर अपने पीसी पे इंप्लीमेंट किया, तो एचडीआर आपके पीसी को प्रोटेक्ट करेगा सिर्फ, ऐसा तो नहीं कनेक्टेड है और जितने भी पीसी फोन है सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, सिर्फ आपके पीसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल यूजर बेस्ड होते हैं, और हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल नेटवर्क बेस्ड होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे आपके और डिवाइसेस आ जाते हैं, जैसे आपका ये हो गया। नेटवर्क में 3 तरह से कनेक्टिविटी की जा सकती है, देखो मेनली दो ही आप जो पढ़ते आए हो, वायर्ड और वायरलेस। ठीक है, लेकिन इस वायर्ड को भी ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप देखोगे वायर्ड को दो पार्ट में,
कौन कौन से हैं? ठीक है, कॉपर केबल और फाइबर केबल। कॉपर में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक वेव के थ्रू होता है और फाइबर में लाइट के थ्रू होता है। ठीक है, लाइट वेव्स के थ्रू होता है। और तीसरा आ जाता है वायरलेस, जहाँ पे हम माइक्रोवेव के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, वायरलेस से डेटा ट्रांसमिट होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज का यूज किया जाता है। तो इसमें ना स्टैंडर्ड्स काम करता है, जबकि मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर कहीं पे सिर्फ लिखा हुआ है इथरनेट, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पीसी का पोर्ट है सिर्फ इथरनेट पोर्ट है और लिखा हुआ भी है, तो इथरनेट की टॉप स्पीड कितनी जा सकती है? 10 मेगाबाइट पर सेकंड, 10 MB होगा सॉरी। ठीक है, अगर स्मॉल भी है तो मेगाबिट पर सेकंड। ठीक है, अगर इसके लिए वर्ड यूज किया गया है किसी पोर्ट के लिए फास्ट इंटरनेट, ये किसको डिनोट करता है, कितनी बैंडविड्थ को? मेगाबिट पर सेकंड, 100 मेगाबिट। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब सिस्को पैकेट ट्रेसर चलाना शुरू करोगे तो राउटर से, जैसे ये राउटर पोर्ट कनेक्ट किया, यहाँ पे लिखा होगा FA बस, और इसका कोड लिखा होगा 0/1 या 0/0। अब इससे क्या पता लग गया तुम्हें, बताओ? FA स्टैंड फॉर फास्ट इथरनेट। अब इस FA में कहीं पे भी स्पीड मेंशन है? नहीं मेंशन है ना। आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि फास्ट इथरनेट की टॉप स्पीड कितनी होती है, 100 Mbps। ठीक है, अगर मान लो कि इसके पास और भी पोर्ट है जो गिग पे काम कर रहे हैं, और इस साइड जो आपने पोर्ट कनेक्ट किया है गिग पे कनेक्ट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है 100 Mbps से गिग पे 100 Mbps पे ट्रांसमिट होगा। पोर्ट का लगाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इस पोर्ट की बजाय हम इस लाइन को किससे कनेक्ट करेंगे? समझ गए? हालांकि लगा दोगे इसमें, आप फास्ट इथरनेट में भी लगा दोगे तो चल जाएगा, बट दोनों अब 100 Mbps पे ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स कोड होते हैं आपके, स्टैंडर्ड्स नाम डिफाइन किया जाता है। गीगाबिट में तो गीग लिखा हुआ है, आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। ठीक है, 1000 Mbps की स्पीड की बात हो रही होगी, तो गिग कोड में सिर्फ गिग लिखा होगा। ठीक है, इसके कोड में सिर्फ FA लिखा होगा, या सिर्फ F भी हो सकता है। ठीक है, इसके कोड में सिर्फ गिग लिखा होगा, या फिर सिर्फ G भी हो सकता है। ठीक है, और एक और आता है जो इथरनेट, इथरनेट के लिए आपका ETH भी हो सकता है, और या फिर सिर्फ E हो सकता है। ठीक है, तो पोर्ट्स देख देख के बता दूंगी किसकी पोर्ट्स की स्पीड कितनी है, मतलब पोर्ट देख करके। चलो फिर ठीक है। वायरलेस फ्रिक्वेंसीज में तो आपको पता है कि वो IEEE स्टैंडर्ड्स काम करते हैं। ठीक है, N है तो ये आपका टोटल 300 Mbps के पे काम करता है। AC है तो ये 54 Gbps तक काम कर सकता है। ठीक है, और AX राउटर है तो वाईफाई 6 है तो 14.6 Gbps पे काम कर सकता है। ठीक है, और अभी ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, मर्जिंग में है, चल रहा है इसमें काम कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा। बाकी सैटेलाइट इंटरनेट होता है, दूसरा सेलुलर नेटवर्क होता है। सुना है इसके बारे में? सैटेलाइट के थ्रू भी कम्युनिकेशन किया जाता है, हालांकि बहुत लो स्पीड होती है। वो सैटेलाइट जो आउटर स्पेस में है। ठीक है, एक सैटेलाइट जो अभी स्टारलिंक की सर्विसेज है टेस्ला एलन मस्क की, वो इंटर स्पेस में घूमती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है, उसकी स्पीड बहुत हाई है। ठीक है, और वो कम्प्लीटली वायरलेसली एक्सेस करती है, तो वो भी नेटवर्क में चल रही है। थर्ड है फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन, जो लाइट पल्स के थ्रू ट्रांसमिट करती है। सबसे ज्यादा हाई बैंडविड्थ इसी के अंदर मिलती है। ठीक है, कितनी हाई स्पीड तक जा सकती है, तो इसकी केबल की जो स्पीड है ना, टोटल ये समझ लो आपकी इतनी तक जा चुकी है। 300 गीगाबाइट पर सेकंड। ठीक है, ये केबल की स्पीड है, इंटरनेट की स्पीड नहीं है। ये बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट, ये जो आप बता रहे हो सर किसकी
केबल केबल पोर्ट्स ये इस लेवल तक की स्पीड प्रोवाइड करा सकते हैं। बस इस पे इंटरनेट कितनी स्पीड पे चलेगा ये इसकी डिपेंडेंसी इनकी स्पीड पोर्ट पे इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, मैं आप कह रहे हो कि सर मैंने एक लीग लाइन लगाई है, मतलब मैंने राउटर से ना आईएसपी से जो इंटरनेट परचेज किया है, जो लाइन मैंने परचेज करी है वो 1 वीक की लाइन है, आप 2000 मंथली देते हो उसको, तो 1 वीक की लाइन है, लेकिन आप उस पर एक वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो तो केबी में ही स्पीड दिखा रहा है उसे। ठीक है, और वही आप ड्राइव से कुछ डाउनलोड कर रहे हो तो तुरंत डाउनलोड हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे स्पीड तो मिल रही है बट एक पार्टिकुलर सर्वर पे नहीं मिल रही है, तो उसमें दिक्कत किस साइड से है? सर्वर साइड से। तो भाई आप कितनी भी स्पीड की इंटरनेट लगा लो, आप आईआरसीटी की वेबसाइट एक्सेस करो, आईआरसीटी की जो टॉप स्पीड होगी उससे ज्यादा तुम जा सकते हो। ठीक है, ऐसे अगर गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव की टॉप स्पीड है कि आप 10 Gbps तक की स्पीड में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी कैपेसिटी 10 Gbps बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग डाउनलोड करना सब कर सकते हो, आपके पास इंटरनेट स्पीड को प्रोवाइडेड है ना? लेकिन अगर आप उसमें फाइबर ऑप्टिक केबल लगा के आप सोच रहे हो कि 300 की स्पीड मिल जाएगी, वहां नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी टोटल स्पीड ही 10 Gbps की हो जाएगी, तो क्या एवरेज लेके चलो, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बैंडविड्थ जो डिपेंड करती है ना सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों पे, फिर वायर पे, फिर पोर्ट पे, ठीक है, फिर प्रोटोकॉल पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करती है, तब जाके एक एक्यूरेट बैंडविड्थ मिलेगी। इसलिए आप कभी भी 100 Mbps की प्लान लेते हो, कभी भी आपको डाउनलोडिंग में 100 Mbps नहीं मिलता। रीजन, एक और चीज मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ, ये जो आपने पढ़ा ना मैनेजमेंट प्लेन और कंट्रोल प्लेन, इंटरनेट के अंदर ना 50% बैंडविड्थ का कंजप्शन ये दोनों मिलकर ही कर लेते हैं, बची हुई 50% की बैंडविड्थ आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ कि मुझे स्पीड मिल रही है इतनी। ठीक है, और मुझे मैं जो फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ फाइल की डाउनलोडिंग स्पीड है ये, क्या रीजन है यहाँ से आ सकती है? क्योंकि मैंने प्लान 80 Mbps का ले रखा है लेकिन डाउनलोडिंग स्पीड 5 Mbps की है। सर ये मेगाबिट में हम्म, 40 MB हो गया। ठीक है, और ये है मेगा बिट में, और यहाँ जो स्पीड बोली जा रही है वो मेगा बाइट में। तो 40 को फिर से डिवाइड कर दो 8 से, कितना आएगा? तो मुझे अपनी टॉप स्पीड मिल गई। समझ गए? ऐसी अगर आपने 200 Mbps का प्लान लगा रखा है तो डिवाइड बाई टू, फिर 100 हो जाएगा, 100 को आप फिर क्या करोगे, 8 से वो कर दो मल्टीप्लाई, क्या आएगा? तो 12 से लेकर के 13 तक के बीच में स्पीड मिल रही है। इतनी मिल रही है, तो मैं डाउनलोड करके देखेंगे इससे मिल जाएगा। और अगर आपका 1 Gbps का प्लान है तो 500 Mbps तो वैसे ही आपका कम हो जाता है। ठीक है, फिर इसको डिवाइड कर दो 8 से, फिर आपका क्या आएगा? आ जाएगा 60 से 64 मान लो एवरेज, ये स्पीड है। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो बैंडविड्थ ये लिंक पे इसलिए डिपेंड करती है। और वायरलेस में तो फिर अच्छा, इसमें एक चीज तो और मैं बताने भूल गया, राउटर भी तो डिवाइड करता है बैंडविड्थ, क्योंकि वो जो 80 MB की स्पीड थी सिंगल यूजर के लिए
राउटर की टोटल कैपेसिटी दी गई है। अब उस राउटर से कनेक्टेड है 5 यूजर, ठीक है। ये जो पांचों यूजर्स हैं, ये सब इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये कर रहे हैं मूवी डाउनलोड, ठीक है। ये कर रहा है यूट्यूब का एक्सेस, ये कर रहा है मेल का एक्सेस, ठीक है। और ये चैट कर रहा है, ठीक है। और ये वेब कॉलिंग पे बात कर रहा है। अगर ये राउटर इंटेलिजेंट नहीं होता ना, और ये स्विच इंटेलिजेंट नहीं होता, तो अभी क्या मिलता आपको कि अगर चलो 100 Mbps का प्लान है, तो 100 Mbps ये राउटर क्या करता है, या स्विच क्या करता है, इक्वली डिवाइड कर देता है। हर किसी को कितने मिलती, 20 MB 20 MB सबको ये मिलती, नहीं होता ना। बट राउटर यहाँ पे इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसे पता है सबसे ज्यादा डेटा कंजप्शन किस में होगा, है ना। तो इसको वो प्रोवाइड करा देगा अपने टोटल बैंडविड्थ का 35%, ठीक है। फिर उसे पता है कि इसके बाद सबसे ज्यादा जो डेटा लगेगा, ठीक है। तो फिर वो उसके बाद अपना 50% 15% डेटा इधर दे देगा, ठीक है। या आप कह लो कि 20% डेटा इधर दे देगा। और देन उसके बाद उसे पता है कि वेब कॉलिंग के अंदर सबसे ज्यादा डेटा जाएगा, तो 15% तरह से डेटा दे देगा, और बचे हुए फिर इन दोनों को दे देगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये इस तरह से काम कर रहा है राउटर। इसलिए जो अभी आप देखते हो ना एआई बेस्ड राउटर, ये वर्ड सुना होगा आपने, मैंने पढ़ा था, एआई बेस्ड राउटर है, वो यही करेंगे और इनहेंस तरीके से। कि रिक्वायर्ड स्पीड, जरूरी नहीं है कि अब एक एक नेटवर्क के अंदर 50 यूजर कनेक्ट हो गए, 50 के 50 डाउनलोड करेंगे, इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। इसी बेस पे पता है आईएसपी भी खेलता है। वो क्या करता है, आईएसपी को भी पता है कि अगर मैंने, ये मान लो आईएसपी है, इसने क्या किया कि एक ही राउटर से ना टोटल इस तरह से कनेक्शन किया। अब इसके पास टोटल तो आई थी स्पीड 1 GB की, ठीक है। लेकिन बंदे कितने कनेक्टेड है इस पे, 6। और सबको इसको क्या देना है, 200 Mbps देना है, ठीक है। और सबको 200 Mbps दे भी देता है, और सबका चल भी रहा होता है। ऐसा कैसे हो सकता है, इवन दो और जोड़ दो इसमें, इनका भी चल रहा होता है। ना ना ना, बिट बाइट को छोड़ दो, मान लो सही मान लो 1 GB पे 1 2 3 4 5 5 तक तो समझ में आता था। बाकी के 6 7 8, 1 GB में 1800 MB का ट्रांजेक्शन कैसे हो सकता है, लेकिन उसने दे तो दिया सबको। तो आईएसपी को ये बात पता है कि एक ही टाइम पे ये भी 200 MB की डाउनलोडिंग नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, ठीक है। कोई से कनेक्टेड होगा, कोई बंद पड़ा होगा, ठीक है, कोई चल रहा होगा, स्ट्रीमिंग देख रहा होगा, कुछ 5-10 MB यूज कर रहा है उसके अंदर, तो उसे पता है हर कोई पूर्ण कंजप्शन कर नहीं रहा। और अगर कोई करता है तो वो क्या करता है, उसका बैंडविड्थ ऑटोमेटिक ट्रांसफर इस पे हो जाता है, क्योंकि ये भी राउटर इनहेंस हो गया। बैंडविड्थ इस तरह से काम करती है, और आईएसपी भी इस तरह से काम करती है। इसलिए कभी नोटिस करना कि जब किसी दिन कोई मैच वैच हो, अब मैच है तो ये भी चालू होगा, सारे के सारे चालू हो जाएंगे, सब देखेंगे भाई बैठ के, उस दिन नहीं चलता तो। जबकि आपको 200 Mbps दे रखी है, लेकिन आपको 200 Mbps की बैंडविड्थ उनसे नहीं मिलेगी, समझ गए, ठीक है। अच्छा, आप सभी जब चेक करते हो स्पीड टेस्ट पर, लेकिन दिखाई सबको 200 Mbps का है। स्पीड टेस्ट पे भी जो बैंडविड्थ दिखाई देती है वो किस में होती है, बिट्स में। और जो हम डाउनलोड करते हैं वो किस में मिलती है, बाइट्स में। अब आईएसपी ने भी आपको बिट्स में दिया, आपको स्पीड टेस्ट में बिट्स में मिल रहा है, तो आप क्या कहोगे, बैंडविड्थ तो आ गई, है ना। और आईएसपी भी हमें क्या दिखाता है, देखो आपको टेस्ट कर लो, आपकी बहुत सारी जैसे स्पीड आ गई और आ जाती है, और वो बिट्स की होती है। एक्चुअल डाउनलोडिंग स्पीड हमेशा बाइट्स में मिलती है।
आपको हमेशा कंफ्यूजन जो रहती है ना वो इसी वजह से रहती है। और आई थिंक अब तो क्लियर रहेगी। ये भी समझ गए guys? चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो केबल्स की बात करते हैं। तीन तरह की केबल्स है होती है आपकी, ठीक है। दो कॉपर में आती है और एक फाइबर में आती है, ठीक है। कॉपर वाली केबल जो है आपने देखो, कोएक्सियल केबल, ये तो मैंने पहले भी बताया था आपको। कौन सी टीवी केबल है जो पहले टीवी वगैरह में भी यूज होती थी। इसकी टॉप स्पीड 100 Mbps तक चली गई थी, ठीक है। और अभी जो हम ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं, ऑन एवरेज इन केबल्स की भी स्पीड जो होती है ना वो टोटल 100 Mbps ही होती है, ठीक है। इसकी रेंज भी ज्यादा है, कितनी, 500 मीटर। इसकी रेंज कितनी होती है, 100 मीटर। अच्छा, रेंज भी ज्यादा है, स्पीड भी इसके बराबर है। इसके बावजूद भी इसको रिजेक्ट कर दिया गया, सॉरी, इसको रिजेक्ट कर दिया गया और ये चल रही है नेटवर्क में। रीजन क्या है? नेटवर्क में एक टर्म होता है डेड स्कोर, सुना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस, ठीक है। जो ये कोएक्सियल वाली केबल थी ना, इसके अंदर अगर आपने कभी केबल टीवी वगैरह खींच लिया अपने टीवी में, तो आप देखते हो कि हमेशा अर्थिंग आती है इसके अंदर, होता है, आती है ना। और आती थी तो यूज नहीं होगा। तो उसमें क्या होता था कि डेटा लूज होता था, स्क्रीन विजिबल नहीं रहती थी इस तरह से खोलकर, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ उसके अंदर डिस्प्ले पे कोई ना कोई गड़बड़ी होती रहती थी, बिकॉज ऑफ वो केबल ट्रांसमिशन जो कर रही है वो बहुत सारा डेटा लूज कर रही है, पैकेट लॉस कर रही है। वो पैकेट लॉस हमें स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जब तक टीवी पे था कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अब इंटरनेट में भी ऐसा होने लग गया तो इंटरनेट का तो भी लेना, अगर 10 MB का डेटा मिल जाए, उसमें 10 KB डेटा नहीं गया, वो 10 MB का डेटा एरर है, वायरस है एक तरह, उसमें से ऐसे होता है ना। तो इसलिए डेटा कंप्लीट जाना चाहिए और एक भी बाइट जाना चाहिए। तो उस चीज की प्रॉब्लम इसमें बहुत ज्यादा आने लगी थी, किसमें, कोएक्सियल केबल में, ठीक है। ये चीज इसके अंदर आपका समझ लो कि 90% तक या 95% तक कम हो गई इसके अंदर। इसकी स्पीड में 100 Mbps मिल रही है, रेंज से कम मिल रही है, पर डेटा लॉस कम हो रहा है, इसलिए इस केबल को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं दो वेरिएंट, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। अनशील्डेड वाले में क्या होती है कि इसकी टॉप स्पीड आपकी 1 Gbps तक जा सकती है, शील्डेड वाले की टॉप स्पीड आपकी 40 Gbps तक जा सकती है, बट रेंज कम हो जाएगी, स्पीड जितनी ज्यादा रेंज उतनी कम होगी। रेंज काइंड ऑफ आप ऐसे कह लो कि 15 मीटर तक चली जाएगी, 10 से 15 मीटर, अगर 40 Gbps की स्पीड है तो वो सर्वर टू सर्वर कनेक्टिविटी के लिए यूजफुल रहेगा। अनशील्डेड को यूटीपी और शील्डेड को एसटीपी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें ना कलर कोडिंग यूज होती है आपकी। देखो दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या है, जो शील्डेड है बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट में आती है, रियलमी में बहुत कॉस्टली है, क्योंकि इससे ज्यादा तो सस्ती फाइबर पड़ जाती है, ठीक है। तो ये बहुत लो कॉस्ट में आती है। जितनी जगह पे आप देखते हो ना, हर जगह नेटवर्क में मैनेजेबल प्रॉपर नेटवर्क में लगा, वहां पे भी आपको सिर्फ यूटीपी केबल देखने को मिलेगी, कहीं भी नहीं। जब मुझे एक सर्वर से दूसरा सर्वर कनेक्ट करना है, एक डेटा सेंटर रैक से दूसरा रैक कनेक्ट करना है, उसमें मैं सिर्फ एसटीपी केबल यूज करूंगी, तो उसकी रेंज भी कम होगी, केबल वगैरह नहीं होंगे, और वहाँ हाई स्पीड बैंडविड्थ चाहिए भी होगी, तब मैं यूज करूंगा। अदरवाइज सब जगह पे क्या यूज होगी, यूटीपी केबल, ठीक है। इसमें ईएमआई प्रोटेक्शन बहुत हाई होता है कंपेयर टू इसके यूटीपी के। हालांकि अगर इसको कंपेयर करोगे कोएक्सियल से तो सबसे ज्यादा इसमें मिलेगा, कोएक्सियल केबल के कंपैरिजन में इसमें हाई रहेगा, ठीक है। और इसमें हम इस शील्डेड से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली शील्डेड का कम होगा, शील्डेड का ज्यादा होगा प्रोटेक्शन। इन दोनों की लेंथ 100 मीटर, इसकी 100 मीटर नहीं होगी, ये समझ लो गलत लिखा हुआ है। अगर रियल टाइम प्रैक्टिकल बताऊं तो 10 से 30 मीटर से ऊपर नहीं गई है ये कभी कभी,
शील्डेड वाली, ठीक है। स्पीड सपोर्ट आपका 10 Mbps से 10 Gbps, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये 40 Gbps तक जाएगा, ठीक है। इन केबल का टाइप होता है, केबल जो बनती है ना, चाहे शील्डेड बन रही हो अनशील्डेड बन रही हो, एक बनती है स्ट्रेट केबल। स्ट्रेट केबल यूज होती है आपकी पीसी टू स्विच कनेक्ट करने की, ठीक है। एक होती है क्रॉस केबल, क्रॉस केबल यूज होती है स्विच टू स्विच, पीसी टू पीसी, राउटर टू राउटर, मतलब सेम डिवाइस होंगे ना कनेक्ट करने के लिए, तो वो किस में कनेक्ट होंगे, क्रॉस केबल। फर्क क्या है स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल में, तो भाई जब इन केबल को बनाया जाता है इनका कलर कोड डिफरेंट रखा जाता है, ये देखिए, ये है दोनों केबल का कलर कोड, ठीक है। ऐसी भी केबल के अंदर ना टोटल 8 वायर्स होती है, 8 तो दिख रही है आपको, जैसे ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, फिर उसके बाद ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट, फिर ग्रीन, फिर ब्राउन व्हाइट ब्राउन, ये सेम दोनों साइड पर रहेगा तो ये स्ट्रेट केबल बन जाएगी। क्रॉस केबल में एक साइड तो डिफरेंट हो जाएगा, जैसे ग्रीन व्हाइट ग्रीन, ऑरेंज व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट येलो, येलो भी ऑरेंज है, फिर ब्राउन व्हाइट ब्राउन, और दूसरी साइड सेम स्ट्रेट वाला कॉन्सेप्ट, तो ये क्रॉस बन जाती है। पुरानी डिवाइस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, स्विच टू स्विच हमने स्ट्रेट केबल कनेक्ट कर दिया, चलता ही नहीं था, ठीक है। स्विच टू स्विच के लिए क्रॉस केबल यूज करते हैं, इवन तो आज भी बहुत बड़े बड़े सेगमेंट्स में हम स्ट्रेट केबल ही क्रॉस केबल ही यूज करते हैं, सेम डिवाइस राउटर को राउटर स्विच टू स्विच। अब कुछ डिवाइसेस जो है ना अपग्रेड हो गए, जैसे जैसे हार्डवेयर अपग्रेड हुआ है, तो उन डिवाइसेस में आप इनिशियली इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है कि सेम हम यही यूज करें, ठीक है। आप डिफरेंट वे मतलब स्ट्रेट केबल भी यूज कर सकते हो राउटर टू राउटर के लिए स्विच टू स्विच, ठीक है। तो कई बार मैं स्ट्रेट केबल कनेक्ट करूंगा कुछ डिवाइस पे, कुछ केबल पे मैं ऑटो पे रखूंगा तो क्रॉस केबल कनेक्ट हो जाएगी, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना सर ये डॉटेड केबल क्यों है और ये प्लेन केबल क्यों है, ठीक है। वहाँ रीजन है कि उस डिवाइस पे वो दोनों चल सकती है, इसलिए मैं डॉटेड क्रॉस स्ट्रेट केबल से भी कनेक्ट कर रहा हूँ, सेम राउटर टू राउटर सिस्टम से, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होगा। इनके टोटल 7 कैटेगरीज में रखी गई है केबल्स को। कैटेगरी 1 यूज होती है सिर्फ डीएसएल लाइन के लिए, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी 2 से लेकर के ये बंद हो चुकी है यूज होना, 2 3 4 5, ठीक है। वो 5 तो अभी भी चल रही है, 2 3 4 मान लो बंद हो गई है। अच्छा 5 से लेकर के आपका ये यहाँ तक आती है अनशील्डेड में, ठीक है। और कैटेगरी 7 7A कैटेगरी 8 ये सब शील्डेड में, उनकी स्पीड हाई जा रही है, ठीक है। देखो जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है मीटर कम होते जा रहे हैं, ये एक्चुअल इंक्रीजमेंट। न्यू 10 को देते हैं, 10 से लेकर 30 50 मीटर तक भी चल जाएगी, उसमें भी बिना बैंड के, सिंगल बैंड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीधी केबल जा रही है उसमें, बैंड एक तो होता है प्रॉपर, जो थोड़ा सा बैंड हल्का सा बैंड होता है वो चल जाता है, ठीक है, सिर्फ ऐसे सर्कल में आधा पूरा चल जाता है, लेकिन जो प्रॉपर जो कट करके वो घुमा देते हो ना, उसमें नहीं होनी चाहिए, वरना स्पीड कम देगा, फिर वो पूरी नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कनेक्टर्स। अब इन केबल को कनेक्ट किससे करेंगे, तो इनके कनेक्टर यूनिवर्सली बनाए गए। देखो अगर ये यूनिवर्सल नहीं किए जाते हैं कनेक्टर्स से, तो हर कंपनी कहती है कि हमारा इस तरह के केबल टाइप है, और जो कनेक्टर होता है उसके हिसाब से पोर्ट भी बनते हैं, और हर किसी का फिर पोर्ट भी डिफरेंट, पता चलता है कि लेनोवो वाले अलग यूज कर रहे हैं, एचपी वाले पोर्ट अलग यूज कर रहे हैं, और आप जो सब हार्डवेयर परचेस करके ला रहे हो उसमें पोर्ट फिर उसके लिए फिर राउटर अलग खरीदोगे, स्विच अलग खरीदोगे, अगर फिजिकल वायर कनेक्ट करनी हो तो यूनिवर्सल कोड बना दिया गया कि भाई केवल ये यूज होगी, और अगर ये केवल यूज हो रही है तो इसमें यही कनेक्टर यूज होगा, तो आज तक यूनिवर्सली जहाँ पे भी स्ट्रेट या क्रॉस या आप कह लो ट्विस्टेड पेयर केबल या अनस्ट्रेटेड पेयर केबल कोई सी भी केबल यूज होगी, कनेक्टर जो यूज होगा वो RJ45 वाला ही होगा, ठीक है। और मैंने बताया था कि कैटेगरी 1 की केबल जो यूज होती है वो होती है डीएसएल लाइन के लिए, तो उस कैटेगरी 1 के लिए आपका RJ11 कनेक्टर बनाएंगे, ठीक है। उससे छोटे होते हैं, RJ45 से छोटे होते हैं, ठीक है। एक आता है बैरल, अब देखो 100 मीटर की रेंज है आपकी इंटरनेट केबल की, 100 मीटर की रेंज है मान लेते हैं, है ना। उस 100 मीटर में केबल कट गई दूसरे से, क्या करूँ, दूसरी केबल परचेस करनी होगी क्या? एक ऑप्शन और है, ऊपर देखा है बैरल कनेक्टर,
तो वो ला सकते हो, दोनों साइड कनेक्टर बनाया, पहले कनेक्टर में ज्वाइन कर दिया, वो केवल वैसे चाहिए। ठीक है, तो ऐसे और भी कनेक्टर फाइबर ऑप्टिक के लिए भी आते हैं। फाइबर ऑप्टिक के लिए तो पूरा स्प्लाइसिंग मशीन आती है, देखा ही होगा आपने। ठीक है, तो कनेक्ट करके वायर कहीं कट हो जाती है, वो भी नेटवर्क डिवाइसेस में ही आता है। फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है दो तरह की होती है, कौन कौन सी? सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। ऑब्वियस है, सिंगल मोड होगी तो लॉन्ग रेंज स्पीड कम, और मल्टी मोड होगी तो रोज रेंज थोड़ी कम हो जाएगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ सिंगल मोड की रेंज जो है कम से कम कितनी रखी गई है? 40। 40 प्लस है, प्लस में कितना गया मैंने बताया, 300 किलोमीटर तक जा सकते। ठीक है, फाइबर रेंज स्पीड भी 300 जीबी तक, 20 किलोमीटर। मल्टी मोड शॉर्ट रेंज के लिए यूज होती है। ठीक है, और 42 to 400 Gbps तक। लेकिन जो वेरीफाइड केबल बोला जाता है ना, वेरीफाइड स्पीड, जो आई ना आई ट्रिपल वेरीफाइड करके, वो 300 ही इंट्रोड्यूस तो 400 प्लस भी हो चुकी है। ठीक है, दूसरा ईएमआई की इसके अंदर झंझट ही नहीं है फाइबर में। क्यों? ट्रांसमिशन किसकी बेस पे होता है? लाइट। लाइट में होता है। लाइट में कहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और रेडियो फ्रीक्वेंसी, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। ठीक है, तो हम इसे यूज करते हैं, बताओ क्या ये नेटवर्क सेगमेंट में यूज हो रहा है? हाँ, हर जगह यूज हो रहा है। एक नेटवर्क कह रहा है, अभी भी मान लो 70-80% हम फाइबर ऑप्टिक ही यूज कर रहे हैं। इंटरनेट यूज कर रहे हो सभी, इंटरनेट यूज कर रहे हो तो सी लाइन फाइबर यूज कर रहे हो। ठीक है, आपके आईएसपी के बीच में कनेक्टिविटी अब वो भी फाइबर पे शिफ्ट हो गई है, पहले थी कभी इंटरनेट केबल पे, अब तो फाइबर पे शिफ्ट हो गई होगी। ठीक है, और यूजर टू, अच्छा आईएसपी टू ग्लोबल आईएसपी वो भी फाइबर से, ग्लोबल आईएसपी टू अदर वेंडर्स वो भी सब फाइबर पे कनेक्टेड। ठीक है, तो मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर तो फाइबर पे ही चल रहा है। बस एंड यूजर कनेक्टिविटी क्या होती है, जो क्लाइंट डिवाइस कनेक्ट होता है, जो एंड डिवाइस कनेक्ट होता है, वो कभी कभार लैन केबल से कनेक्ट होता है या फिर वायरलेसली कनेक्ट होता है। ठीक है, बाकी जो कंप्लीट ट्रांसमिशन है वो फाइबर पे ही चल रहा है, तो डिपेंडेंसी फाइबर पे हो रही है। ठीक है, इसलिए इसके लिए ये वर्ड यूज किया गया, यूज इन बैकबोन और वैन कनेक्शन। नेक्स्ट आ जाता है वायरलेस, ये तो चलो अभी बताया था, दोबारा यहाँ तरह से किया। वायरलेस मीडिया में बहुत सारे टाइप्स हैं, एक तो वाईफाई आता है, एक सेलुलर नेटवर्क होता है, नॉर्मल वाईफाई से अलग होता है सेलुलर नेटवर्क। ठीक है, फिर आता है सैटेलाइट, और फिर ये सुना है? और ये पढ़ना है इसके बारे में, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट मिले। एनएफसी तो जानते होगे सब, एनएफसी भी नहीं सुना? एनएफसी नहीं सुना आप लोगों ने? पेट्रोल पंप पे जाते हो, कार्ड से प्रेस करने से पेमेंट हो जाती है, तो वहाँ पे क्या यूज है? एनएफसी का यूज है। समझ गए? ठीक है, फाइबर ऑप्टिक के अंदर टाइप्स बहुत सारे हैं, इतने सारे टाइप्स है कि मैंने यहाँ लिखे ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि सिंगल मोड मल्टी मोड के अंदर ना इनके कनेक्टर्स बाहर के टाइप्स अलग अलग मिले हैं। कोई ब्लू पैच कोड, इसको पैच कोड कहते हैं, ये आपके डिवाइस में लगा होता है ना, व्हाइट कलर के बॉक्स से आपके राउटर में कनेक्टेड होती है वो, इसको बोलते हैं पैच कोड। ठीक है, ये ग्रीन पैच कोड आती है, ब्लू पैच कोड आती है, ठीक है, येलो पैच कोड आती है। इन सब में अलग अलग, इन सब में ना बैंडविड्थ और उसका वो होता है, पावर की लिमिट होती है। ठीक है, सबसे बढ़िया मानी जाती है ब्लू पैच कोड, क्योंकि मैंने आईएसपी के पास काम किया है, तो जब हमें वहाँ पे सेटअप करना होता था तो हम प्रेफर करते थे ब्लू पैच कोड ही रहे, जिसमें इसको प्रॉब्लम सबसे कम होगी। डैशबोर्ड मतलब समझ लो कि इसका कनेक्टर बनता नहीं है ऐसे, जैसे RJ45 तो बना देते हैं, RJ45 लाए खरीद के घर पे एक को लाना होगा, क्रिम्पन टूल से केबल बन जाएगी। ठीक है, घर पे बना लो, लेकिन ये नहीं बनेगी, बाहर से बड़ी बनाएगी, खरीद के आएंगे। तो इसको जोड़ोगे कैसे? तार तो है नहीं, सिली और लगा दी, इसके अंदर फाइबर फाइबर बिल्कुल पतला, ये तो आपके हेयर से ही पतला होगा।
तो उसके लिए फिर आईएसपी ही काम करते हैं और आईएसपी इसको सेटअप करते हैं, इसलिए घरों के नेटवर्क में यूज नहीं होता। तो उसके लिए आता है आपकी स्प्लाइसिंग मशीन आती है। देखा होगा वेंडर्स लेके घूम रहे होते हैं, ये जो मशीन होती है। तो देखो फाइबर ऑप्टिक पहले कट करने का तरीका भी अलग होता है, ठीक है। कट अलग तरीके से करेंगे, फिर उसके बाद उसको कट करे हुए को बराबर से फिर जोड़ेंगे, मशीन में लगाएंगे, फिर जोड़ेंगे। अब समझ में आ रहा है कि इतनी हाई स्पीड ड्राइविंग होने के बाद भी किसी को राउटर के बीच में कनेक्टिविटी फाइबर के लिए यूज किया जाएगा। वो तो बनाना आसान है, ये बनाना आसान है। कौन 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 पर्सन है जो 1.5 लाख की मशीन खरीद करके फाइबर ऑप्टिक से